दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की चुनाव में जो दूसरे चरण का चुनाव है, यानी जो 122 सीटें, लगभग आधी सीटों का जो चुनाव है, वो कल होने जा रहा है। जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए बेताब है, लेकिन जो पहले चरण से ट्रेलर दिखा, क्या वो ट्रेलर अब फिल्म में बदलने जा रहा है? और जिस प्रकार से बिहार में हालात बने हुए हैं, उन हालात में चुनावी हिंदुत्व का बिखर जाना, जाति गणना के बाद की परिस्थितियों में नए तरह की सामाजिक परिस्थितियों का जन्म लेना और अलग अलग इलाकों में चुनाव का बहुत ही लोकल स्तर के समीकरणों पर आधारित हो जाना किस तरफ इशारा करता है? बेचैन कौन है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेचैन है, या फिर राहुल गांधी या प्रशांत किशोर बेचैन है? जरा इस 122 सीटों को यदि हम इलाकावार संक्षेप में आपके सामने रखें, तब समझ में आएगा कि वाकई कहां कौन बेचैन है। 122 सीटों में 26 सीटें मगध की। मगध का इलाका यानी नवादा, जहानाबाद, अरवल, उसके बाद औरंगाबाद और गया। इन 26 सीटों में कहीं शर्मा बनाम वर्मा की लड़ाई है, मोटे तौर पर कहें तो कुशवाहा बनाम भूमिहार की लड़ाई। कई जगह पर देखा जा रहा है कि राजपूत बनाम कुशवाहा का मामला भी औरंगाबाद के सीटों पर फंस गया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम भी इसी लड़ाई में कहीं पिसते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह से शाहाबाद के जो 2 जिले बचे हुए हैं, 11 सीटें, सासाराम और कैमूर, वहां तो अलग तरह की लड़ाई है। और जिस प्रकार से राजपूत बनाम कुशवाहा का औरंगाबाद से लेकर इस पूरे बेल्ट में असर दिखा, शाहाबाद वाले बेल्ट में भी उसने उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव हरा दिया था। अब हालात कमोबेश वैसे ही हैं, लेकिन जरा अंग प्रदेश की तरफ हम जाते हैं तो साफ दिखता है कि जो 16 सीटें वहां भी है, भागलपुर, बांका और जमुई, श्रेयसी सिंह से लेकर सुमित सिंह तक, और अभिनेत्री नेहा शर्मा, जो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की जगह स्लिप ऑफ टंग होता है कि एनडीए जीतेगा कह बैठती हैं, क्या चुनाव को अंग प्रदेश में प्रभावित करते हुए दिखाई दे रही है। आखिर उनके पिता भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सीमांचल का इलाका, इसके अलावा ऊपरी मिथिला का इलाका, जिसमें सुपौल से लेकर मिथिला कोसी का इलाका कह सकते हैं, सुपौल से लेकर मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर तक का इलाका, और फिर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ चंपारण की 24 सीटें तो है ही। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं। मैं भी बिहार में हूं और मैं भी लोकतांत्रिक अधिकारों का कल प्रयोग करूंगा, और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उन हालात में ऋषि मिश्रा जी बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अभी भी किसी तरह से इन्होंने अपना मेकशिफ्ट स्टूडियो कहीं किसी कोने में बनाया है। ऐसा लग रहा है कि पीछे की दीवार पर वाल पुट्टी पड़ गई है लेकिन पेंट नहीं पड़ा है। तो देखते हैं क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। ऋषि जी, क्या आप देख रहे हैं? मगध के इलाके से ही शुरू करें हम, तो क्या आप देख रहे हैं, ये क्या चल रहा है? आनंद मोहन के बेटे को सुन रहे हैं कि बड़ी मुश्किल चुनावी लड़ाई में फंस गए हैं। अति पिछड़ा और पिछड़ा कई जगह एक हो जा रहे हैं, कई जगह कुशवाहा राजपूत आपस में भिड़ रहे हैं चुनावी तौर पर, कई जगह कुशवाहा और भूमिहार जहानाबाद अरवल में भिड़ रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? देखिए, इसी का नुकसान होगा एनडीए को। देखिए, राजनीतिक पंडित तो ये मानते हैं कि लोजपा और आरएलएसपी के आ जाने से कुशवाहा, पासवान, नीतीश कुमार हैं तो कुर्मी वोट, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां भूमिहार वर्सेस कुशवाहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। कई ऐसी सीटें हैं जहां कुशवाहा वर्सेस कुर्मी है। वर्मा और शर्मा की आपने बात की, लेकिन जो भी सीट मगध की बात करें, गया की बात करें, अरवल की बात करें, जहानाबाद की बात करें, तो यहाँ पे एक तरह से पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में एनडीए का सफाया हो गया था। यदि गया की बात करें, गया की 10 सीटों की बात करें तो दो सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें जीताराम मांझी के खाते में। तो गया ही एक ऐसी ऐसी मतलब जगह थी जो कहीं ना कहीं एनडीए का मान सम्मान थोड़ा बहुत रखा। फिर भी 10 में से 5 सीटें एनडीए के खाते में गई तो 5 सीटें महागठबंधन के खाते में भी गई। और पूरे क्षेत्र को देखे, मगध को देखे, शाहाबाद को देखे, तो एक तरह से क्लीन स्वीप इन लोगों ने किया था। राजद को नुकसान, देखिए महागठबंधन को नुकसान कहाँ हुआ? यदि वहां इस बार वो बेहतर करेगी तो मुझे लगता है कि जो जो आंकड़े दोनों फेज मिला के
जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसमें फासला नहीं होगा। और वो क्षेत्र है सीमांचल का। सीमांचल सीमांचल पर चर्चा हम करेंगे, जरा इस इलाके का मैं बताइए, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। मैं टच करते हुए निकल रहा हूँ। जी। तो यदि सीमांचल में बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है, तो कहीं ना कहीं जो मगध में नुकसान होगा, शाहबाद में नुकसान, शाहबाद वाले एरिया में नुकसान होगा, उसका भरपाई होते हुए दिखेगा यदि सीमांचल में महागठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म करती है। सबसे ज्यादा स्टेक कांग्रेस पे लगा हुआ है। तो आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी को, बीजेपी या एनडीए को देखिए, यदि भूमिहार कैंडिडेट है तो उनके विरुद्ध में महागठबंधन ने कुशवाहा को दे दिया है। और कुशवाहा किनके वोट बैंक है? नीतीश कुमार के वोट बैंक है, एनडीए के वोट बैंक है। और कुशवाहा खासकर कुछ जो कास्ट हैं उनके यदि पॉलिटिकल अप्रोच को यदि आप समझेंगे, किस प्रकार से वो वोटिंग करते हैं, वोटिंग पैटर्न को समझेंगे, तो एक भूमिहार को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो कास्ट हैं, चाहे कुशवाहा हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वो अपना समाज, अपना कैंडिडेट देखते हैं। अब यदि राजद से कोई गया शहर में कांग्रेस ने टिकट दिया है, कायस्थ वोटर वहां भाजपा का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, जो खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कास्ट तो ऐसे ही भाजपा से नाराज हैं। आपने वहां पटना के कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां कास्ट बहुल एरिया माने जाते हैं, वहां अपने कास्ट को छोड़कर किसी अन्य समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। तो कास्टों का कहना है कि पूरे बिहार में गिने चुने हमारे सीटें हैं, वो भी आप उठा के किसी और को दे दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे। जैसे किसी सिन्हा वाला सीट, कुम्हरार वाली सीट, किसी सिन्हा इसलिए फाइट में है, इसलिए फाइट में नहीं है कि वो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, इसलिए फाइट में क्योंकि वो कास्ट है, और कास्ट को वहां भाजपा ने एक तरह से अनदेखी की है। तो ये है, ये चिंता का सबब है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोजपा और आरएलएसपी के आ जाने से मतलब एक तरह से जो पिछले चुनाव में नुकसान हुआ था उसका भरपाई हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राजद ने जो सामाजिक समीकरण बैठाने का प्रयास किया है कि जहां भूमिहार है वहां कुशवाहा को लगा दिया है, कहीं कुर्मी को लगा दिया है, कहीं कास्ट को लगा दिया है। तो इसमें तालमेल कैसे बैठाते हैं? जो कोर वोट बैंक का नुकसान हो रहा है, खिसकता हुआ नजर आ रहा है, चाहे इधर का हो या उधर का हो, उसका भरपाई कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी जी, कल हम लोग चंपारण और खास करके ऊपरी मिथिला इलाके की चर्चा किए थे। जिन इलाकों की चर्चा छूट गई थी उसमें मगध और शाहबाद का इलाका था, वहां हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए थे। दूसरे इलाके पर हम आते हैं, मगध के बाहर, फिर हॉट सीटों की भी चर्चा करेंगे। दूसरा इलाका बिहार के अंदर है, वो है 16 सीटें हैं, अंग का इलाका, भागलपुर, जमुई और बांका जिला। और इसमें आप देखें, सुमित सिंह जेडीयू के टिकट पर है, पिछली बार निर्दलीय जीते थे और त्रिकोणीय लड़ाई में जीते थे, उनकी सीट फंसी नजर आ रही है। श्रेयसी सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि जनता अपनी शिकायत कैसे उनसे कर रही है। जमुई की सीट में दिग्विजय सिंह की बेटी, इंटरनेशनल शूटर, गोल्ड मेडल लाने वाली श्रेयसी सिंह वहां पर फंसी हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के बड़े नेता अजीत शर्मा भागलपुर शहर में, उनकी बेटी प्रचार के लिए पहुंची हैं, फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा। मैंने तो उनकी कोई फिल्म नहीं देखी, फिल्में मैं आमतौर पर कम देखता हूं, लेकिन कपिल शर्मा शो में देखा है मैंने उन्हें कि भागलपुर नाम क्यों पड़ा, क्या लोग उस पर भागते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका है, जवाब उन्होंने अच्छा दिया था। खैर, यहां जनता को जवाब देने की बारी उनके पिताजी की है। इस पूरे इलाके को किस तरह से आप देख रहे हैं ऋषि जी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अजीत भागलपुर शहर की बात करें तो वहां पे स्टैक जो है, क्या कहते हैं, आपको अजीत शर्मा का लगा हुआ। अजीत शर्मा बैठ गए हैं, मान गए थे वो। जी, तो अजीत शर्मा के लिए परेशानी का सबब ये है कि तीन बार से वो विधायक है लगातार, तो एंटी इनकम्बेंसी एक बनता है। पिछले बार जो एक खगड़िया के सांसद हैं वो भी चुनाव लड़ गए थे जी, तो उससे एनडीए को एक तरह से नुकसान पहुंचा था। इस बार भाजपा ने किसी पांडे जी को दिया है, तो इस बार जोरदार टक्कर है। और मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट को वहां पे एज है, बीजेपी कैंडिडेट को एज है, क्योंकि अजीत शर्मा के विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है। और ऐसा चर्चा है कि अजीत शर्मा क्षेत्र में पहली बार आपने ऋषि जी भाजपा के लिए कुछ सुखद बातें की है। नहीं, भागलपुर में भाजपा ने ताकत झोंक रखी है। और यदि आप भागलपुर के एक और क्षेत्र की बात करें, पीरपैंती है,
तो पीरपैंती से पासवान साहब विधायक थे, नाम मैं पूरा भूल रहा हूँ। पासवान साहब वही जिनको समर्थन के लिए लालू यादव ने फोन किया था। तो पासवान साहब का टिकट कट गया है और एक संघ बैकग्राउंड के एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, वो भी पासवान समाज से हैं, उनको टिकट दिया गया है। और राजद ने भी पासवान समाज से आने वाले व्यक्ति को ही टिकट दिया है, मैं नाम अभी एकाएक भूल रहा हूं। तो जोरदार टक्कर वहां भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सिटिंग एमएलए हैं जिनका टिकट कटा है भाजपा का, वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो राजद में शामिल हो गए, 2 दिन पहले राजद में शामिल हो गए। इनका क्या तो है सुमित सिंह और श्रेयसी सिंह का? सुमित सिंह, देखिए सुमित सिंह तो 2020 में निर्दलीय चुनाव जीते थे, सरकार में मंत्री रहे हैं। अब क्षेत्र में कितना सक्रिय रहे हैं उनके लिए तो कहा ही जाता है कि क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या समीकरण बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा यदि आप असेसमेंट मानेंगे तो सुमित सिंह को एज है। इसी सेकंड फेज ने पिछली बार सरकार बनाई थी, देखिए देख रहे हैं ना, इसी सेकंड फेज ने सरकार बनाई थी। और जिधर से सरकार बनाई थी, जरा उस इलाके की तरफ भी हम चलने की तरफ, उस इलाके की तरफ भी चले तो साफ जाहिर होता है कि आपको सीमांचल, जहां नीतीश कुमार ने कह दिया था कि अंतिम चुनाव है, और बाद में जब जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया अंतिम मतलब अंतिम चरण का चुनाव है, अंतिम चरण का कैंपेन है, आखिरी दिन का। और उस भावनात्मक अपील का असर हो गया था। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ऋषि जी, सीमांचल में फारबिसगंज की सीट भाजपा की फंस गई है, पूर्णिया शहर की सीट फंसी हुई बताई जा रही है, कटिहार शहर फंस गया है। तो शहर फंस गया, एमआईएम फैक्टर कमजोर पड़ गया, तो सवाल ये उठता है कि सीमांचल किस तरफ, क्योंकि कहा जा रहा है, मुझे किसी ने बताया है कि महागठबंधन को सीमांचल के बाहर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 100 सीटें चाहिए, बाकी सीटें उसे 20-22 सीटें सीमांचल दे देगा इस बार, ये कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता। पूर्णिया शहर की बात करेंगे तो पूर्णिया शहर में टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है महागठबंधन की तरफ से, वो सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है। वहां पे राजपूत और ब्राह्मण का बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है, और महागठबंधन को यदि इस समाज से यदि वो उम्मीदवार देते तो लड़ाई दिलचस्प हो जाता। पप्पू यादव फैक्टर है, पप्पू यादव फैक्टर है, लेकिन सामाजिक समीकरण को भी तो देखना पड़ेगा। सामाजिक समीकरण में वहां अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मतलब गलतियां की है, महागठबंधन की तरफ से भी काफी मिस्टेक हुआ है। हालांकि वहां के विधायक जो हैं वैश्य समाज से हैं, यदि मैं सही हूं तो, और उनके विरुद्ध जबरदस्त एंटी इनकमेंसी है, सीट निकाल लेंगे, ये तो एक चमत्कार ही होगा। लेकिन महागठबंधन ने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव, सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव धमदाहा में हो गया है, जहां से लेसी सिंह मंत्री हैं जी। धमदाहा और रुपौली, जनता दल यूनाइटेड में दोनों पहले हुआ करते थे, बीमा भारती और लेसी सिंह। क्या स्थिति है दोनों की? एक तो महागठबंधन का हिस्सा है बीमा भारती, क्या स्थिति है दोनों सीटों की? देखिए, धमदाहा में लेसी सिंह ने जो काम किया है, शायद ही कोई नेता और मंत्री ने काम किया हो। लेसी सिंह को इवन मुसलमान वर्ग भी पसंद करते हैं, लेकिन लेसी सिंह के लिए समस्या ये है कि राजद ने वहां संतोष कुशवाहा को उतार दिया है, और कुशवाहा करीब 40 से 50 हजार कुशवाहा है। और जिस समाज से लेसी सिंह आती है, राजपूत समाज, वो 12 से 15 या 16-17 हजार के आसपास वोट है, ऐसा कहा जा रहा है। 15 से 16-17 हजार के आसपास वोट है। लेकिन यदि काम के आधार पे यदि कोई नेता चुनता है तो लेसी सिंह का कोई टक्कर नहीं है। लेसी सिंह जबरदस्त लड़ाई में है, लेकिन राजद ने भी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है संतोष कुशवाहा को उतारकर, जो जेडीयू के पहले पूर्णिया से सांसद थे और तेज तरार नेता माने जाते हैं। तो वहां जो भी रिजल्ट होंगे, फासला बहुत कम होगा। पहले लग रहा था, हम लोग को भी लग रहा था कि धमदाहा लेसी सिंह सबसे सुरक्षित सीट है, लेसी सिंह आसानी से निकाल लेंगी, लेकिन संतोष कुशवाहा के जाने के बाद लड़ाई दिलचस्प हो गया। जहां तक रुपौली की बात है, तो बीमा भारती राजद से लड़ रही हैं, कलाधर मंडल जो है जेडीयू से लड़ रहे हैं, और जो वर्तमान विधायक शंकर सिंह है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि गंगोत, देखिए रुपौली वह क्षेत्र है जहां गंगोत समाज की भूमिका निर्णायक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों तरफ से गंगोत समाज के व्यक्ति लड़ रहे हैं। राजद से भी
जो उम्मीदवार हैं वो भी गंगोत है, कलाधर मंडल भी गंगोत है। अब ये होता है, अब ये गंगोत समाज को चुनना है कि कलाधर मंडल को वोट करते हैं या बीमा भारती को करते हैं। बीमा भारती के पति का इमेज बाहुबलियों का रहा है, अवधेश मंडल का। शंकर सिंह इन दोनों के बीच में अन्य जातियों को अपने तरफ गोलबंद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मेरे पास खबर है कि पिछले चुनाव में मुसलमानों ने शंकर सिंह को दिल खोलकर वोट किया था। इस बार वो मुझे लगता है कि डिवीजन होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में लड़ाई त्रिकोणात्मक है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो कलाधर मंडल को एज है वहां पे। जी जी ऋषि जी, एक चीज हमें बताइए, बाकी इलाकों की चर्चा तो कल हमने की थी, लेकिन हॉट सीट कुछ इलाके की छूट गई थी। एक सीट है झंझारपुर, जगन्नाथ मिश्रा वहां से 5 या 6 बार खुद विधायक रहे, वहीं से जीतकर मुख्यमंत्री बनते थे। उनके बेटे पहले जेडीयू में थे, अब भाजपा में है, मंत्री हैं, और उसी इलाके से आते हैं, आसपास की कंस्टिट्यूएंसी से या शायद उसी कंस्टिट्यूएंसी से संजय झा। जितनी मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि पटना से किसी बड़े स्टैलवर्ट ने बड़ा टास्क भी दे रखा है, और संजय झा को भी ऐसा लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासत में मैथिल ब्राह्मण राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नीतीश मिश्रा का राजनीतिक विकेट गिराना होगा। वहां पर लालटेन तीर लालटेन की परिस्थितियों की चर्चा भी कुछ लोग कर रहे हैं झंझारपुर में, क्योंकि कमल ब्रांड साबुन से नहा रहे हैं अभी नीतीश मिश्रा। तो क्या, खैर संजय झा चाह भी ले, संजय झा अगर चाह भी ले आपको, तब भी तो ये बात आप मान करके चल सकते हैं कि संजय झा अगर चाहेंगे तभी वो मैथिल ब्राह्मणों का वोट तो जगन्नाथ मिश्रा के परिवार से छीन नहीं सकते, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर वाकई लालटेन तीर लालटेन वहां हो गया तो क्या होगा उस सीट पर नीतीश मिश्रा का? जी देखिए, वहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीसा भारती प्रचार करने गई थी। अब मीसा भारती ने ये वादा कर दिया है कि यदि राजद यानी महागठबंधन सत्ता में आती है तो झंझारपुर को हम जिला घोषित कर देंगे। तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात आपने सही कहा कि देखिए, हर व्यक्ति अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नेता बनना चाहता है, और ये बात सही है कि कुछ वर्षों में जो संजय झा का राजनीतिक रूप से एक उभार मिला है, पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण एमएलसी से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक, और अभी आफ्टर नीतीश कुमार सेकेंड मैन माना जाता है जेडीयू का। तो ऐसे स्थिति में बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऐसे ब्राह्मण चेहरा से उनकी मतलब एक लड़ाई डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से आप कहेंगे। दूसरी चीज भी आ गई है ऋषि जी, मैंने जो सुना है, उसी जिले की एक सीट है फुलपरास, जहां से शीला मंडल चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा है कि मधुबनी जिले की राजनीति में शीला मंडल का विकेट भी वहां के झा जी लोग गिराना चाहते हैं, और उसका रिएक्शन झंझारपुर में दिख रहा है कि झंझारपुर में अगर शीला मंडल को के खिलाफ अगर मैथिल ब्राह्मण जाते दिखाई देते हैं, तो अति पिछड़ा वर्ग और कुर्मी समुदाय का वर्ग, अगर जेडीयू का विकेट वहां गिराया जाता है तो यहाँ झंझारपुर में भाजपा का विकेट गिराया जा सकता है। ये कौन सी राजनीति चल रही है, जरा बताइए। दोनों सीटें हॉट हो गई देखिए, राजद भी झंझारपुर में बहुत ताकत लगा रखी है। गुलाब यादव का आपने नाम सुना होगा, बिंदु गुलाब यादव, उनकी पत्नी जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं, आलोक मेहता, तमाम लोगों को वहां पे लगाया गया है। जहां तक फुलपरास की बात है तो वहां पे तो आप जानते हैं ईबीसी का मधुबनी जो वो एरिया है, फुलपरास, इस सब जो आसपास के एरिया, उसमें ईबीसी का कितना बड़ा, कर्पूरी ठाकुर वहां से जीते हैं, ईबीसी का कितना बड़ा रोल रहा है, और ईबीसी के मसीहा तो नीतीश कुमार ही माने जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि जो वहाँ की जो विधायक हैं, फुलपरास की जो विधायक हैं, उनको परेशानी होगा। और नीतीश कुमार के बहुत करीबी रही हैं। नीतीश कुमार ने उनको मंत्रिमंडल में मतलब महत्वपूर्ण स्थान दिया, परिवहन मंत्री थी। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि वहाँ जेडीयू को एज है। लेकिन इन क्षेत्रों में देखें तो ईबीसी वर्सेस यादव, ब्राह्मण वर्सेस, आप समझ रहे हैं ना समीकरण, तो उनको कैसे दोनों गठबंधन साधने का प्रयास करती है। वेस्ट का भी एक बड़ा रोल है उस एरिया में। समीर महासेठ, उनके पिता एक बड़े नेता हुआ करते थे, नाम भूल रहा हूँ। तो
तमाम जो समीकरण है उसको उस पर कैसे उसको बैठाया जाता है, ये देखना होगा जी। जी एक सीट है इसी में, मोतिहारी टाउन की सीट है। अब उस सीट के बारे में मैंने चर्चा सुनी है, काफी वो क्लिप वायरल हो रही है। देवा गुप्ता राजद के उम्मीदवार है और उनकी स्थिति काफी अच्छी बताई जा रही थी। शहर के मेयर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं, और वहां एक डॉक्टर साहब कायस्थ समाज से आते हैं, जन सुराज से लड़ रहे हैं, मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पहले से ही भाजपा के प्रमोद कुमार जो 5 बार से जीत रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही थी। अब मुकेश सहनी वहां जाकर के जो क्लिप वायरल हो रही है, मुकेश सहनी पब्लिक के बीच बोल रहे हैं, देवा गुप्ता की ओर इशारा करते हुए, कोई बोलता ही रे, मतलब कोई बोलेगा। और इससे देवा गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि मतलब उनको इस बात का अफसोस हो गया है कि कहां से कहां मुकेश सहनी को बुला लिए, मतलब कोई बोलेगा। आप समझ रहे, कोई बोलेगा कहने का मतलब, एक बेचारा कैंडिडेट जो मेहनत करके मेयर बना, वो चुनाव जीतना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं, और उनके पक्ष के नेता उनके पक्ष में प्रचार करने आके कह रहे हैं कोई बोलता ही रे, मतलब कि कोई बोलेगा, है हिम्मत किसी की। लोगों में मैसेज यही गया है, और उसके बाद थोड़ी स्थिति बिगड़ी है। क्या रिपोर्ट है आपके पास कि मुकेश सहनी का दौरा मोतिहारी विधानसभा के समीकरणों को प्रभावित तो नहीं कर रहा है? देखिए, प्रमोद कुमार पूर्व कानून मंत्री, पूर्व गन्ना मंत्री, वो क्लिप आपने भी उनका देखी लड़ाई, होगी, कोई उनका बोलता ही रे यस वाला। यस यस यस, जी। और उनका लड़ाई एक एक बाहुबली बाहुबली नेता से है। देवा गुप्ता का जो छवि है, बाहुबलियों का रहा है। एक मर्डर केस में शायद जेल भी गए थे। वो बेचारे अपनी इमेज को रिकवर कर रहे थे, हम्म और मुकेश सहनी को इसलिए लाए कि ताकि भाई अति पिछड़ा का वोट मिल सके, मलाव का वोट मिल सके। और वो उसमें बेचारे वो रंगा सियार की तरह, मान लीजिए रंगा सियार करना ठीक नहीं होगा। देखिए होता है ना, जैसे कोई बाहुबली है और उसको व्हाइट कॉलर वाली पेशा को अपनाना है, और बेचारे दम कोई भी सज धज आदमी के। अपनी छवि को कभी भी बदल सकता है। मान लीजिए किसी ने कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के कोई ऐसे रिकॉर्ड है, तो जो न्यायपालिका का ऑब्जर्वेशन है, स्वाभाविक है कि संविधान में आस्था है तो हमारा भी देखिए, होगा। आप देखिए लेकिन जो अगर कोई देवा गुप्ता, आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो उस पार्टी या उस गठबंधन के लिए वो साफ सुथरी छवि का बताना उसका नैतिक कर्तव्य है कि उसके पक्ष में देखिए माहौल बनाए। लेकिन जाके कहना जनरल कोई बोलता ही रे, इसका क्या मतलब है? जनरली जो होता है अभिषेक जी, जो शहरी एरिया के जो मतदाता होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अच्छा हो। अब देवा गुप्ता नो डाउट फाइट दे रहे हैं, जो समीकरण है उसमें वो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, बेचारे प्रचार कर रहे थे। अब मुकेश सहनी जाके उसमें और आग में घी डालने का काम की, कोई बोलते ही रहे, मतलब पहले से छवि उनकी बाहुबली की है, ऊपर से और ये जो जाके वो इस प्रकार का, जैसे अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री एक खास जाति को लेकर जो एक गाना वायरल हो रहा है, कट्टे वाला या फन्ना 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 समाज वाला, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उससे और माहौल खराब होता है। पहले पहले से ही आपको लेकर है कि ये समाज जो है या ये कास्ट है, जंगल राज के प्रतीक है, नहीं और देखिए, एक उसी बात मानिए जंगल ऋषि राज के प्रतीक के सिंबल पे आप जी, चुनाव लड़ रहे हैं। ऋषि जी, एक तरह से मेयर के चुनाव में देवा गुप्ता ने राधा मोहन सिंह को ही सीधे सीधे चुनौती दी थी। कैंडिडेट तो उनके प्रॉक्सी थे, लेकिन सीधे तौर पे माना जाता है राधा मोहन सिंह को हराया था। और वो कैंडिडेट, अगर देखिए, बाहुबली छवि के सहारे कोई आदमी शहर के अंदर उतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं कर सकता। व्यक्तिगत मैं अपील वही देखिए व्यक्तिगत अपील मैं देवा गुप्ता की मैं है, स्वीकार करना होगा। मैं लेकिन मैं इस तरह की उसी भाषा चीज का इस्तेमाल जो मुकेश सहनी ने किया, उससे कई लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो जन सुराज के कायस्थ उम्मीदवार है डॉक्टर साहब, उनके वोट छिटक के कहीं भाजपा की तरफ ना चले जाए इस तरह के बोल के बाद, ये हम संभावना बढ़ रही है। उसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी छवि पूर्व में क्या रही है। हम्म, आपने बेहतरीन काम किया, मेयर में आम आवाम का दिल जीता। आप विधानसभा लड़ रहे हैं, मुकेश सहनी को उनके कामों को गिनाना चाहिए कि मेयर रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। हम्म, तो अंत में जाके ताल ठोक देते हैं कि कोई बोलते ही रहे, तो कोई बोलते ही रही तो भाई जनता भी बोलेगी ही ना। फिर आप एक देखिए, राजनीति में कभी भी आप बड़े बन के चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपको जनता के जी सामने झुकना ही पड़ेगा, चाहे बाद में आप कुछ भी करें। अभी चुनाव में कम से कम पैर तो पकड़िए, कि चुनाव में ही गर्दन पकड़िएगा। अच्छा, चुनाव में ही गर्दन अच्छा, पकड़े वो भी कहिएगा कोई। कैंडिडेट ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये जो हुई है गड़बड़ी, वो उनके पक्ष में आने वाले नेता नहीं की तरफ समझे, से हुई है। कोई भी
चुनाव में तो कम से कम आम आवाम उम्मीद करती है कि अभी तो भाई पैर पकड़ेगा, कम से कम बाद में गर्दन पकड़ ले कोई बात नहीं, अभी तो पैर पकड़े। ये तो भाई वोट के सामने भी कहते हैं कुछ कुछ बोलते ही रहे, कोई बोलते ही रहे, तो कोई बोलते ही रहे तो पता चल जाएगा भाई कितना आपने नुकसान कर दिया देवा गुप्ता का। एक एक बयान पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज कितना बेहतरीन गया था इनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए। सेकंड फेज में वो एक बाबू साहब का बयान कितना भारी पड़ गया, जो भी लोग इनको पसंद कर रहे थे भाग गए। आज भी मैं इस बात को मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि यदि जंगल राज वाला नैरेटिव नहीं होता तो तेजस्वी यादव को सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता जी। और उस नैरेटिव को प्रधानमंत्री, देखिए लोग कहते हैं ना बीजेपी को हिंदू मुस्लिम के एंगल पे चुनाव लड़ते हैं। पहला चुनाव मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री हर स्पीच में जंगल राज को आगे 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 करके कहीं ना कहीं तेजस्वी और महागठबंधन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना सक्सेस हो पाएंगे तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक आप भी बिहार के हैं, आप जानते हैं कि जंगल राज का नैरेटिव आज भी है, आज भी लोगों के जहन में है और उसको बार बार प्रधानमंत्री उभारते हैं। वही मुकेश सहनी वहां जाके करने लगे हैं। एक तो बेचारे देवा गुप्ता लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा आप जाके बोल देते हैं कि भाई कोई बोलते ही रहे, तो बोलते ही, तो देखिए क्या होता है। अब आगे चलते हैं। एक बड़ा मौजूद सवाल बिहार के चुनाव को लेकर है। प्रधानमंत्री की सभा कभी ऐसे नहीं लगाई जाती थी जैसे इस बार लगाई गई है। और वो सभा लगाई गई कैसे, जैसे देखिए चनपटिया में वैश्य कम्युनिटी का एक बेतिया लोकसभा है, पूर्व पश्चिमी चंपारण लोकसभा आप कहते हैं, उसमें वैश्य समाज के कई कैंडिडेट हो गए हैं एनडीए के बाहर के फोल्ड के। जैसे रक्सौल में ब्रिज बिहारी प्रसाद के भाई हो गए हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही खस्ता बताई जा रही है। उसी लोकसभा में चनपटिया में अभिषेक, वो भी वैश्य समाज से है, और बेतिया शहर में सिकारिया निर्दलीय, वो 73,000 वोट उन्हें म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में आया था। ये स्थिति बनी हुई है ऋषि जी, ये स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति में हमें ये बताइए, इस स्थिति में ऋषि जी ये बताइए कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री की सभा लगाई गई बेतिया में ताकि 3 विधानसभा सीटों पर, और हाँ उसी लोकसभा में सुगौली भी है, बबलू गुप्ता, इसी लोकसभा में नौतन में भी एनडीए की तरफ से है, मतलब 2 वैश्य इधर से हैं, 2 वैश्य उधर से हैं और 1 वैश्य निर्दलीय है 5 विधानसभा सीटों पर। और एक नरकटिया विधानसभा है, वहां भी 1 वैश्य है एनडीए से, 3 वैश्य है, वो जेडीयू के हैं। तो 3 सीटों पर वैश्य ना छिटके, इसके लिए प्रधानमंत्री की सभा कराई गई ताकि प्रधानमंत्री जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, तेली समाज, कम से कम वो वैश्य के नाम पर विपक्ष के साथ ना जाए, एनडीए के साथ बना रहे। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से नरेंद्र मोदी को हिंदू नेता की जगह तेली नेता में तब्दील करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है? ये प्रधानमंत्री अभिषेक जी, ये बात तो मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जो है तेली समाज के नेता तो हैं और जहां जाते हैं तो तेली समाज का वोट तो दिला ही देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के छवि को या उनके मतलब आधार को सिर्फ तेली समाज से जोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन कास्ट अगर अपने नेता के साथ कास्ट प्राइड फील करता है, यादव भी करते हैं, लालू यादव मुलायम सिंह यादव के साथ, आप देखिए कुर्मी भी करते हैं नीतीश कुमार के साथ, मल्लाह भी करते हैं मुकेश सहनी के साथ, राजभर भी करते हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो तेली समाज यदि नरेंद्र मोदी के साथ खुद को जोड़ के देखता है तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए कि उस समाज में भी चेतना आई कि तेली समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना इस देश का, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग एक तो वैसे ही अल्पसंख्यक उनसे दूर हैं, दलित अलग उनके साथ संविधान बचाओ के नारे से दूर भाग रहे हैं, तो जो बचा हुआ है उसमें मोदी जी को तेली समाज का नेता साबित कराने में खुद भाजपा ही क्यों लग गए हैं? तो अब एक नैरेटिव तो जरूर काटा जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के यदि देखिए हिंदुस्तान की सच्चाई है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की सच्चाई है, हिंदुस्तान की राजनीति की आत्मा है। बिना कास्ट को साधे हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ना जीत सकते हैं। चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी बोलती हो आदर्श वाली स्थिति एक सामने रखती हो कि भाई हम कास्ट के आधार पर टिकट नहीं देते हैं, हम धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते हैं। कल ही अमित शाह किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया कि आपने एक ही मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा, सीना ठोक के कहा कि भाई हम मुसलमान को देंगे चुनाव हारने के लिए क्या? तो स्पष्ट कहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि बिना कास्ट को साधे हुए, बिना सामाजिक समीकरण को साधे हुए कोई चुनाव नहीं जीत सकता है।
और इस स्थिति में आप प्रधानमंत्री को तेली समाज से जोड़ते हैं। अब तेली समाज खुद को प्रधानमंत्री से इक्वेट करता है, तो इसमें कोई अगर बुराई नहीं बुराई जोड़ता नहीं। प्रधानमंत्री से तेली समाज खुद को, तो लवली आनंद आज संसद में नहीं होती, ऋतु जायसवाल होती। ये सच्चाई है, इस फैक्ट को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन जी कई जी बार ये घाटे का सौदा हो जाता है। आरके सिंह की सीट पर देखा गया, तेली समाज के लोगों ने तो भाजपा को वोट दिया, लेकिन कानू समाज के अब लोग अपनी जाति के सुदामा प्रसाद को वोट देने चले गए, नतीजा पलट गया। उसी वजह से समाज में अभिषेक जी कोई और लास्ट सवाल हो तो, क्योंकि मुझे अन्य चैनल पे भी जाना है। आखिरी सवाल ये बताइए, नरकटियागंज सीट और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ सेकंड फेज में हिंदुत्व चल रहा है या समीकरण चल रहा है? पहले नरकटियागंज देखिए, सीट बिहार में कभी हिंदुत्व चला नहीं है। सामाजिक समीकरण को जिस गठबंधन ने साध लिया उसकी नैया पार लग जाएगी। जहां तक नरकटियागंज की बात है, हमारा जो वहाँ के 10-12 पत्रकारों से बातचीत है, वहाँ की जो जानकारी मिल रही है, शाश्वत केदार और संजय पांडे के बीच में लड़ाई है। जो राजद के उम्मीदवार दीपक यादव थे, हालांकि करोड़पति खरबपति हैं, वो लड़ाई से बाहर जा चुके हैं। उनकी एक छवि जो विश्व हिंदू परिषद से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसको लेकर आपने इनका असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुना होगा। उनकी जो मुसलमानों में जो छवि है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके लिए परेशानी का सबब है। मुसलमानों में उनकी छवि जो है नकारात्मक है। राजद ने क्या सोच के दीपक यादव को वहां टिकट दिया, ये समझ से परे है। वहां आप देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ नरकटियागंज में मुसलमान और ब्राह्मण प्लस कुर्मी और प्लस महादलित का जो समीकरण बन रहा है, इवन कास्ट समाज भी वोट उनको कर रहे हैं। रश्मि वर्मा जिस समाज से आते हैं वहां के लोग भी इनको वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुर्मी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे एक नैरेटिव बना है कि बीजेपी यदि आएगी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या घटा दो, मतलब कुर्मी ये काम कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों की संख्या घटा दो, नीतीश की लकीर बड़ी हो जाए, ताकि यही कर रहे हैं ना आप? संजय पांडे को मतलब इससे नुकसान हो रहा है। संजय पांडे, दूसरी बात, संजय पांडे नरकटियागंज के लोकल नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं, आसपास किसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और शाश्वत के पक्ष में एक ये है कि वो वहीं के रहने वाले हैं, उनका जो घर है वो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके पिता का, डॉक्टर मनोज पांडे का एक साफ मतलब साफ सुथरी छवि रही है, जनता में वो लोकप्रिय रहे हैं। और सबसे बड़े एसेट उनके जो ग्रैंडफादर मतलब केदार पांडे, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, भारत के रेल मंत्री थे, उनकी जो छवि है सब समाज में, मतलब एक नेता के रूप में, एक लोकप्रिय नेता के रूप में, तो इसका भी फायदा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि महागठबंधन की तरफ से शाश्वत ही उम्मीदवार होते, दीपक यादव को नहीं रखा जाता, तो अन्य क्षेत्रों में भी इनका फायदा मिलता। मुसलमानों में इस बात की नाराजगी है राजद को लेकर कि आपने दीपक यादव जैसे लोगों को टिकट क्यों दिया। जब शाश्वत केदार पांडे ऑलरेडी उम्मीदवार थे महागठबंधन की तरफ से, तो आपने दीपक यादव को का नाम घोषित क्यों कर दिया। एक बात आप याद रखिएगा, शाश्वत का नाम पहले डिक्लेयर हुआ था, तब जाके राजद ने दीपक यादव को टिकट दिया था। जी चलिए, समीकरण आधारित चुनाव बिहार का बन गया है। यहां जरूर है कि समीकरण आधारित चुनाव जब भी बिहार में होंगे, तो लालू यादव की भी एक, यानी तेजस्वी यादव की भी एक जातीय आइडेंटिटी होगी, सामुदायिक आइडेंटिटी। नीतीश कुमार की भी एक सामुदायिक आइडेंटिटी होगी, मुकेश सहनी की भी होगी, सभी 122 सीट के उम्मीदवारों की भी एक जातीय सामुदायिक आइडेंटिटी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक जातीय सामुदायिक आइडेंटिटी होगी। और इस सब के बीच किसका समीकरण कितना भारी, इसी पर यह चुनाव आकर टिक गया है। तो किसका समीकरण कितना भारी, समीकरणों की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर भागती है, बहुत दूर भागती है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा पाप हो गया कि जनता समीकरण पर सोच। उसे दो ही चीज समझ में आती है, एक, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए, कभी नहीं वो कहते कि विद्यालय बनना चाहिए तो यूनिवर्सिटी भी बनना चाहिए, लेकिन ये बात वो कहते हैं। तो बिहार की राजनीति में कब्रिस्तान शमशान बहुत ज्यादा महत्व रखते नहीं है, क्योंकि बिहार में वैसे भी सियासत दूसरे तरीके से होती है। तो इंतजार कीजिए, समीकरणों की सियासत में आधा बिहार, आधे बिहार ने निपटा दिया सभी दलों को, और आधा बिहार निपटाने की प्रक्रिया में है। ऋषि जी भी बिहार को निपटा ही रहे हैं। देखते हैं निपटाने के खेल में बिहार की सियासत 14 तारीख को कहां पहुंचती हुई दिखाई देती है। एक अपील, जिन क्षेत्रों में मतदान है, अपने दर्शकों की तरफ से, अपने ऋषि जी की तरफ से, मैं खुद की तरफ से आपसे अपील करता हूं कि आप लोग मतदान जरूर करें, वोटिंग में हिस्सा जरूर लें।
और उसके बाद जीते हुए प्रतिनिधियों को 5 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से चाबुक भी जरूर चलाते रहे। पहले मतदान फिर जलपान, हाँ, लोकतंत्र के फिर उसके बाद महापर्व में करे अपनी भागीदारी और सुनिश्चित करे अच्छे उम्मीदवारों की पहचान, तब करे मतदान। हाँ, नमस्कार। 5 साल तक लोग पूछे कि भाई यार मैंने तो कहा था मतदान करना, लेकिन आपने दान कर दिया। नहीं जीते हुए मतदान लोग ये कीजिए, कहेंगे। वोट कीजिए, जी वोट बिल्कुल, चलिए। जी धन्यवाद।